Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम BIF101 का जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ 105 वाई प्रोटियोमिक्स. ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स जो है इसके मतलब आज हमने पढ़ना है कि ये क्या है. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, जो MCQs आएंगे वो देखेंगे. तो सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियोमिक्स. प्रोटियोमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. प्रोटियोमिक्स बेसिकली क्या है, इज़ द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन. ठीक है, यूजली बायोकेमिकल मेथड्स. तो सबसे पहले आप जब भी प्रोटियोमिक्स की बात हो तो आपके जहन में प्रोटीन आना चाहिए कि प्रोटीन, ठीक है, उसकी जो है नेक्स्ट प्रोटीन बनती है. प्रोटीन की जो हर प्रोटीन की जो जेनेटिक बेसिस होती है, उसकी जीन्स होती हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है. ठीक है, वो सीक्वेंस उनकी जेनेटिक स्टडी. ठीक है, और ये प्रोटीन कहाँ कहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है और इस प्रोटीन की जेनेटिक्स को जीन्स को पढ़ने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं. इस ओवरऑल जो प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स. और हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अलग अलग जो होती है जीनोमिक्स होती है प्रोटीन की, तो वो हम स्टडी करेंगे. द वर्ड प्रोटियोमिक्स हैज़ बीन एसोसिएटेड ट्रेडिशनली विद डिस्प्लेइंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ए गिवन. यानी एक बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद है प्रोटीन की जिसको हम स्टडी करते हैं, उसे हम प्रोटियोमिक्स का नाम देते हैं. सेल लाइन ऑर्गेनिज्म और 2 डायमेंशनल पॉलीएक्रिमेडल जेल्स. ये मुख्तलिफ जो हैं तकनीक्स हैं पॉलीएक्रिमेडल जेल्स का यूज़ करके हम जो 2 डायमेंशनल सेल लाइन ऑर्गेनिज्म की देखते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोटियोमिक्स की तकनीक यूज़ होती है. नेक्स्ट हमारे पास है, ये देख लें कि प्रोटीन है. ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ हमने उस प्रोटीन की जीनोमिक्सिकली स्टडी करनी है कि ये प्रोटीन किस तरह इसकी जेनेटिक बेसिस है और ये प्रोटीन नेक्स्ट जो है फिनोटाइपिकली या जीनोटाइपिकली कौन सी जो है करैक्टरिस्टिक शो करेगी. और इसकी स्टडी को हम दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप ऑफ प्रोटियोमिक्स क्या है. ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रोटियोमिक्स. द आइडेंटिफिकेशन करना, कैरेक्टराइजेशन करना और क्वांटिफिकेशन करना तमाम प्रोटीन्स की कि कितनी उसके अंदर किस प्रोटीन्स के अंदर कितनी जीनोमिक्स क्वांटिटी है, कितनी जीन्स की क्वांटिशन है, उसकी कैरेक्टराइजेशन करना और हर प्रोटीन को उसकी जेनेटिक बेसिस के ऊपर और प्रोटीन्स के फंक्शन के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, इसको हम ये बेसिकली हमारे पास इसकी स्कोप में आता है. इन्वॉल्व इन ए पार्टिकुलर पाथवे. यानी ये जो आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन है ये हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनेलिस के ज़रिए किसी सेल या टिश्यूज़ के अंदर से प्रोटीन्स लेके, आर्गन या ऑर्गेनिज्म लेके. दैट कैन बी स्टडीड इन कंसिडरेट टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कम्प्रिहेंसिव डेटा अबाउट दैट सिस्टम. यानी किसी भी सिस्टम के अंदर, यानी ऑर्गेनेली है, सेल है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म है, उसके हम अगर प्रोटीन्स के आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर वे से, तो वो वे हमें एक पूरा ये सब प्रोसेस करने के बाद एक डेटा देगा, पूरा एक्यूरेट और कम्प्रिहेंसिव डेटा देगा. तो वो हमारे लिए बेसिकली एक क्या होगा, प्रोटियोमिक्स की यूज़ होगा, स्कोप होगा. एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस्ड इन एनी गिवन सेल एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, कोई भी एक प्रोटीन है उसकी एक सेल के अंदर से हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल के प्रोटीन की पढ़नी है, तो वो हमें उस सेल के अंदर उस प्रोटीन का डेटा देगा, उस प्रोटीन का काम देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा. उस प्रोटीन का जो एक्सप्रेस्ड है जिस फिनोटाइप या जीनोटाइप है वो जो देता है कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन जो देगा, वो हमारे पास से क्या कहलाता है, प्रोटियोमिक्स का स्कोप ही है. वाई शुड वी स्टडी प्रोटियोमिक्स. हमें प्रोटियोमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंस में आ जाता है. अगर पेपर में आ जाएगा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटियोमिक्स या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटियोमिक्स, या फिर क्यों प्रोटियोमिक्स ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी प्रोटियोमिक्स. तो आपको पता होना चाहिए ये क्या करती है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू ड्रग डेवलपमेंट. प्रोटियोमिक्स जो होती है ये ड्रग की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करती है. ये बेसिकली ड्रग को डिस्कवर करता है. ठीक है, इट्स अप्रोच होती है आप ड्रग डिस्कवरी में, मिसाल के तौर पर फाइंडिंग एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट एंड देन यूजेस ऑफ ए मॉलिक्यूल टू मॉड्यूलरी इफेक्ट. यानी क्या होता है कि एक प्रोटीन है, हमने देखना है कि ये प्रोटीन जो है किस ड्रग के अगेंस्ट काम कर सकती है या किस जो है ऑर्गेनिज्म जो है जरासीम फैलाने वाले जर्म्स हैं उनके खिलाफ ये अपनी ड्रग रेजिस्टेंस या फिर उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज़ बना के ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. तो इस प्रोटियोमिक्स की स्टडी से हम ड्रग की डेवलपमेंट कर सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ ए जीन प्रोडक्ट बाय प्रोटियोमिक मेथड. यानी जो प्रोटीन है उसके अंदर डिफरेंट जीन्स होती हैं, तो हाँ प्रोटीन की डिफरेंट जीन्स को हम स्टडी करके ये देख सकते हैं कि कौन सी जीन कौन सा प्रोडक्ट जाके बना रहे हैं और उसमें इस प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी जीन मौजूद है उसकी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, यानी
प्रोटियोमिक्स की स्टडी के दौरान हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोटीन जिसमें कोई डिसऑर्डर या डिसअरेंजमेंट हो गया है, कोई म्यूटेशन हो गया, तो उसकी हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल, यानी प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करके किस फॉर्म में, यानी फिनोटाइपिक फॉर्म में शो करवाती है या जीनोटाइपिक फॉर्म में शो करवाती है, ये भी उसका लेवल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि वाई प्रोटियोमिक्स, वही आ जाता है मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ जीन्स अलोन। वो कहते हैं कि सिर्फ हम जीन्स की स्टडी करके हर किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। मुख्तलिफ इसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें प्रोटीन्स की यानी प्रोटियोमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स नॉट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिनोटाइप्स ऑफ सेल्स। वही कह रहे हैं कि प्रोटीन जाके फिनोटाइपिक रेशो बताती है कि कौन सा सेल किस में जाके चेंज होगा और कौन सी फिनोटाइप बताएगा और कौन सी प्रोटीन के अंदर कौन सी जीन जो है वो किस ट्रेट को बनाएगी। आए कि जो प्रोटीन्स के अंदर जीन्स है वो आंखों को कलर ब्लू देगी या ब्लैक देगी, ये होती है फिनोटाइप देना। तो ये मुख्तलिफ सेल्स को फिनोटाइपिक करेक्टरिस्टिक देती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एलिसिडेट मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, एजिंग एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट बाय स्लोली बाय स्टडिंग दी जीनोम। वो कहते हैं अकेला एक जीन को स्टडी करके हम ना डिजीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ना बुढ़ापा क्यों आ रहा है इसको भी नहीं डिस्कस कर सकते, और एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है वो भी हम डिस्कस करके रिजल्ट नहीं ले सकते। उसके लिए हमें प्रोटीन की ओवरऑल स्ट्रक्चर और इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटियोमिक्स क्या है, ये क्या इसकी एडवांटेज आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, राइट द एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटियोमिक्स। ये इसके क्या इसके एडवांटेज है। शोज़ दैट जेनेटिक अल्टरेशन आर नॉट द रीज़न फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़। प्रोटियोमिक्स ये शो करवाती है, जब हम प्रोटियोमिक्स का स्टडी करते हैं प्रोटीन्स की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोटीन्स का जो डेटा है कलेक्ट करके स्टडी जब करते हैं तो हमें पता चलता है सिर्फ कुछ जीन्स के अंदर तब्दीलियां आने से, म्यूटेशंस होने से कोई ख़ास बीमारी हर बीमारी जो है वो जीन्स में तब्दीली होने की वजह से नहीं होती। कुछ बीमारियां प्रोटीन के अंदर भी मॉडिफिकेशन होने की वजह से डिजीज़ काज कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्या करती है, हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये प्रोटियोमिक्स की मदद से हम ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिजीज़ का विद द हेल्प ऑफ द 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन वी हैव फाइंड। अब वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हर प्रोटीन है उसकी क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। और टर्शियरी जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें हम इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम ओवरऑल इसके तमाम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, तमाम इसकी कन्फर्मेशन जो है स्पेस में वो पढ़ते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो HIV प्रोटीएज, HIV जो है ना प्रोटीएज, ये मैं आपको बता दूं ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होता है इन पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस इन रिट्रोवायरसिस। एक वायरसिस है जिसे हम बोलते हैं रिट्रोवायरसिस। वो वायरसिस जो है ना वो कैंसर काज करते हैं, जो कैंसर काज करते हैं उन्हें रिट्रोवायरसिस बोलते हैं। उनके अंदर जब उन वायरसिस के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करना होता है ना, तो ये HIV जो प्रोटीएज एंजाइम है ना, ये उस प्रोसेस को की हाइड्रोलाइजेशन करता है। अगर हाइड्रोलाइजेशन नहीं होगी तो ट्यूमर बनने का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा। जब ये हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो एक लाइफ साइकिल होता है ट्यूमर बनने का, तो यानी कैंसर होने का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो HIV प्रोटीएज इज़ द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। ठीक है, HIV एक एंजाइम है जो कि रिट्रोवायरसिस के, ठीक है, जो कैंसर भी काज करता है और एड्स भी काज कर रहा है। तो उसके एक हाइड्रोलाइसिस के पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है, एड करता है उसके अंदर। और जब हाइड्रोलाइसिस करवाता है तो इस एंजाइम्स की वजह से वो क्या हो जाती है, उसके अंदर एड्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो एड्स हो जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ प्रोटियोमिक्स इन डायग्नोसिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमार्कर्स। जो प्रोटियोमिक्स का हमारे पास यूज़ है वो कौन कौन सा है डायग्नोजिंग में। डायग्नोजिंग का मतलब है कि किसी डिजीज़ की शिनाख्त करना और उसका ट्रीटमेंट करना और आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी बायोमार्क की। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो हमें डायग्नोज करने में हेल्प देता है। और बायोमार्क्स बेसिकली क्या होते हैं, बायोमार्क्स अगर आपके ज़हन में आए तो आपको बताना चाहिए एक बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल होता है जो कि ब्लड के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर पाया जाता है, और इससे ये जब मॉलिक्यूल पाया जाए ना तो ये एक साइन होता है, एक मार्क होता है कि कोई डिजीज़ आपके जिस्म में होने वाली है। ठीक है, तो ये नेचुरली भी अकर हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, यानी कुछ मेटाबॉलिकली रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हम बायोमार्कर्स यानी डिजीज़ पैदा करने वाले जो निशानदेही करते हैं मॉलिक्यूल, उनको भी आइडेंटिफाई करने में मदद देता है और डिजीज़ को डायग्नोज करने में भी प्रोटियोमिक्स हेल्प करती है। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन प्रोटियोमिक्स कॉल्ड फार्माको
प्रोटियोमिक्स। ये आपने याद कर लेना है कि जो ड्रग की डिस्कवरी प्रोटियोम्स के अंदर हम जो ड्रग्स की जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं फार्माको प्रोटियोमिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी। प्रोटियोमिक्स की जो है एम्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं। ये जीनोमिक्स इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करता है, यानी ये पढ़ता है कि कौन कौन सी जीनोमिक्स स्ट्रैटेजीज़ या तकनीक्स यूज़ करके हमने कहाँ कहाँ इसकी यूज़ करना है। यानी मुख्तलिफ जीनोमिक मेथड यूज़ करके हम मुख्तलिफ अपने इसकी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। यानी जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की मेडिसन में और डिज़ीज़ में और इसी तरह रिसर्च में कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के इनके मेथड यूज़ की जाते हैं, उनको हम स्ट्रेटजीज़ बोलते हैं। स्टडीज़ ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यहाँ पर छोटी छोटी एक हेडिंग दी हुई है, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में एक पूरी जो है पीछे एक प्रोसेस है जो आपको समझना ज़रूरी है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिफर्स टू करता है कोवलेंट, ठीक है, और जनरली इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जब आपको पता है ना प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन होती है जब मैसेंजर आरएनए जो है उसकी ट्रांसलेशन हो के वो किस में चेंज करता है अपनी फॉर्मेशन को, प्रोटीन के अंदर। तो जब एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जो ऑलरेडी पिछले किसी साइकिल में ट्रांसलेशन साइकिल के दौरान जिस्म में रह गया था, वो प्रीक्योर्सर के तौर पर मौजूद है, ठीक है। वो मैसेंजर आरएनए जब क्या करता है, ट्रांसलेट हो जाता है या फिर कह लें कि चेंज हो जाता है एक न्यूली मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए में। वो जब वो पहले से मौजूद मैसेंजर आरएनए जो स्टोर हो चुका होता है सेल में, वो किसी न्यू मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है और न्यू मैसेंजर आरएनए की प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनने के बाद तो वो क्या करता है, प्रोटीन को मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन में चेंज करता है। एक प्रोटीन बन गई है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन बनी हुई नहीं हमें चाहिए, हमें प्रोटीन की एक पूरा तैयार चाहिए फंक्शन जो कर सके आगे जाके। तो प्रोटीन के फंक्शन के लिए उस प्रोटीन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोटीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन होंगी ना, वो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जो कि ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए जो जिसम में पड़ा होता है उसकी ट्रांसलेशन इनटू ए प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉवल प्रोटीन टारगेट्स फॉर ड्रग्स। ये क्या कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो एज ए नावल प्रोटीन यूज़ होती हैं, ठीक है। नावल प्रोटीन्स क्या है, एक ड्रग है जो कि टारगेट यूज़ होगी इज़ ए मॉलिक्यूल इन द बॉडी यूजली ए प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन का कोई हिस्सा हो सकता है, प्रोटीन का रिसेप्टर साइट हो सकती है, उसके अंदर एंजाइम हो सकती है, उसकी आयन कैनाल्स हो सकती हैं, या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एज ए ड्रग को एज लेके जाती हैं। मतलब हमने कोई चीज़ किसी बीमारी की वजह से उसकी अगेंस्ट ड्रग खाई है, ठीक है, एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमने एक ड्रग खाई है। अब उस ड्रग को उस बीमारी वाली जगह पे कौन लेके जाएगा, वो टारगेट प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो इनको बोलते हैं नॉवल प्रोटीन टारगेट्स, जो कि प्रोटीन के रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं और एनाइल कैनाल भी हो सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्यूमर टिश्यू, ठीक है, जीनोमिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो कैंसर के टिश्यूज़ होते हैं ट्यूमर की फॉर्म में, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल एंड डिजीज़ टिश्यू। इससे हमें पता चलेगा कि नॉर्मल टिश्यू कैसे काम कर रहा है और एक वही टिश्यू जो कि डिजीज़ है, जिसके अंदर कोई बीमारी हुई है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है। उन दोनों का कंपैरिजन, उनमें डिफरेंस जो है हम देख सकते हैं। इसके अलावा जीनोमिक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिजीज़ एंड फार्माकोलॉजिकली ट्रीटेड टिश्यूज़, ठीक है। एक डिज़ीज़ टिश्यू है हमारे पास, एक टिश्यू है वो उसके अंदर डिज़ीज़ काज हो चुकी है, ठीक है, लेकिन एक टिश्यू वो है जिसके अंदर डिज़ीज़ हुई थी लेकिन उसको हमने ड्रग दे के उसको ट्रीट कर लिया फार्माकोलॉजिकली। उन दोनों का कंपैरिजन भी फिर दोबारा करना हो तो हम क्या स्टडी करेंगे, जीनोमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिमिटेशन ऑफ जीनोमिक्स की क्या क्या है, यानी कौन से एरियाज़ हैं जिनको जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स जो है वो स्टडी नहीं कर सकती। जीनोमिक्स के वो कौन से ये कह लें कि सब्जेक्ट हैं या पार्ट्स हैं या वो वाले प्रोसेस हैं जिनको प्रोटियोमिक्स कवर नहीं कर सकता, जिन तक की स्टडी नहीं कर सकता। सबसे पहले को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, जिसमें ना एक आरएनए स्प्लाइसिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग इन विच न्यूली मेड प्रिकॉर्सर मैसेंजर आरएनए जो होता है ना वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है इन ट्रांसफॉर्म्ड
इनटू ए मैच्योर मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग दिस इंट्रॉन्स जो होती हैं वो नहीं रिमूव की जाती हैं और एक्सॉन जो होती हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। मैंने क्या बोला इंग्लिश में कि मैसेंजर आरएनए एक ऐसा स्प्लाइसिंग पार्ट है जिसमें ओल्ड मैसेंजर आरएनए जो होगा ना वो न्यू मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। और जो न्यू मैसेंजर आरएनए होगा उसके दौरान बनने के दौरान जो नॉन कोडिंग पार्ट्स होंगे वो रिमूव किए जाएंगे, जो कोडिंग पार्ट्स होंगे उनको आपस में अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या है, सी टर्मिनल GPI एंकर, ये भी एक टर्म है, एक प्रोसेस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो GPI है ना इसका मतलब है ग्लाइकोसाइल फास्फोटिड लाइनोसिटोल, इसका मतलब है, ठीक है। ये आपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, ये है प्रोटीन होती है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर प्रोटीन होती है। उन प्रोटीन के ऊपर ना सी टर्मिनल एक पार्ट होता है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की। जो अमाइनो एसिड होते हैं ना उसकी पूरी जो चेन होती है ना उसका एक फ्री एंड जो आखिर में जो एंड होता है उसके ऊपर एक जो है फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना वो उसके साथ और कोई ग्रुप अटैच नहीं होता, वो सी टर्मिनल ऑफ प्रोटीन्स के पास होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल जो होगा उसके ऊपर कौन सा एंकर मौजूद है, GPI, यानी GPI जो होगा एज ए रिसेप्टर काम करेगा एंकर के तौर पर। नेक्स्ट है कि फास्फोरिलेशन क्या होती है, फास्फेट ग्रुप का किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर एडिशन करवाने के अमल को फास्फोरिलेशन बोलते हैं। नीचे सल्फोनेशन, सल्फेशन भी जो है ये एक एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस है, यानी एंजाइम्स के जरिए कंट्रोल होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक सल्फो ग्रुप को किसी दूसरे सल्फ मॉलिक्यूल के साथ कंजुगेट यानी चेंज करवा देते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस जो है, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस क्या है, ये एक कंट्रोल्ड एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन है, यानी एंजाइम के जरिए कंट्रोल होने वाली मॉडिफिकेशन है किसके अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। ख़ास तौर पर जैसे कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या शुगर, और उसके अंदर हम किस तरह मॉडिफिकेशन करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, यानी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम शुगर मॉलिक्यूल डाल के उसकी मॉडिफिकेशन कर दे विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये टर्म्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। ये जो जितनी भी को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है इसको जो जीनोमिक्स है वो मुकम्मल तौर पर स्टडी नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है माइरिस्टोलेशन। माइरिस्टोलेशन भी क्या है, ये एक बेसिकली जो माइरिस्टोलेशन जो है ये एक लिपिड मॉडिफिकेशन है, यानी लिपिड के अंदर एक चेंजिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका नाम है माइरिस्टिक एसिड, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान एक एसिड होता है, फैटी एसिड है जिसका नाम है माइरिस्टिक एसिड। वो हम पता है कहाँ पे, वो हम अमाइनो एसिड की एक चेन है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी जो चेन है ना उसके एंड टर्मिनल पे हम जो है ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है ग्लाइसिन है, ये इसका फ़र्ज़ किया एंड टर्मिनल है जहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने जाके क्या ऐड कर देना है, एक फैटी एसिड है जिसका नाम है माइरिस्टिक एसिड, वो ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एन-माइरोस्टाइलेशन। ये जो है इन्होंने सिर्फ टर्म्स लिखी हुई है, मैं आपकी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है एन-मिथाइलेशन। ये भी वही है कि किसी भी अमाइनो एसिड के ग्रुप की जो चेन है उसके एंड टर्मिनल पे मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कोई भी हम मिथाइल ग्रुप जो होता है वो किसी भी अमाइनो एसिड या प्रोटीन के एंड टर्मिनल में उसको ऐड कर दें एंजाइमेटिक रिएक्शन के जरिए, उसे एन मिथाइलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोऑक्सी मिथाइलेशन। इसमें क्या होता है कि एडिशन होती है एक या एक से ज़्यादा कार्बो मिथाइल ग्रुप्स। कार्बो मिथाइल ग्रुप्स कौन कौन से, एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया और दूसरा साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। जब ये कार्बोक्सिलिक ये वाला कार्बो मिथाइल ग्रुप है, ये दो इनको इकट्ठा बोलेंगे कार्बो मिथाइल ग्रुप। ये किसी भी चेन या प्रोटीन में इसकी एडिशन को हम बोलेंगे कार्बो मिथाइलेशन। इसी तरह हमारे पास है सिंगल पिप्टाइडेज साइट। ये पता है क्या है, बेसिकली ये एक शॉर्ट पिप्टाइड होता है जो कि किसी भी प्रोटीन के एंड टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। अगर आपको प्रोटीन के टर्मिनस का नहीं पता तो आपको बताना चाहिए जो प्रोटीन्स हैं वो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के सिक्वेंस से बनी होती है और सिक्वेंस जो होते हैं वो आपस में जोड़ के पिप्टाइड बनाते हैं। तो
शॉर्ट जो पेप्टाइड होगा ना प्रोटीन का, उसके एंड टर्मिनस पे एक कह लें कि एक छोटा सा शॉर्ट एंड टर्मिनस जो होगा ना पेप्टाइड का, जो प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा, उसे सिंगल पेप्टाइडेज साइट बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन इनकी बताई है। इनको और को ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग है, इनको जो है हमारी जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स अभी तक फुली 100% जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, नहीं स्टडी कर पाई। तो इसके आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।